हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गढ़वाल पवार वंश का पार्ट 3, जिसमें हम जानेंगे आज राजा अजयपाल के बारे में, जो कि पवार वंश के 37वें शासक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम जानेंगे पवार वंश के 37वें शासक, जिन्हें पवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। वो हैं राजा अजयपाल, जिनका शासनकाल 1490 से 1519 तक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अजयपाल वह शासक हैं जिन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता था। ठीक है दोस्तों, तो गढ़वाल के 52 गढ़ों के विजेता जो हैं वो हैं अजयपाल, जो कि उत्तराधिकारी रहे किसके? आनंदपाल के। तो आनंदपाल के उत्तराधिकारी हैं अजयपाल, जो कि पवार वंश के 37वें शासक हैं, जिन्हें गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता था। इसका अर्थ यह हुआ कि जो गढ़वाल है उसको एकीकृत करने वाले शासक वो कौन है? अजयपाल। अगर हम इनके समकालीन मुगल शासकों की बात करें, मुगल तो इब्राहिम लोदी के बाद आएंगे। तो उस समय दिल्ली सल्तनत, जो उस समय लोधी वंश राज कर रहा था, जिस समय अजयपाल शासक थे, तो उस समय जो शासक थे दिल्ली पे, तो इनके समकालीन है सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी वही है जिन्होंने आगरा शहर को बसाया था, और इब्राहिम लोधी वही है जिनके साथ पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा था 1526 में। ठीक है दोस्तों, और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी हैं समकालीन अजयपाल के। उसके साथ साथ हम बात करें कि चंद शासक, जो कुमाऊं के चंद शासक हैं, उनमें से कौन समकालीन है अजयपाल का? तो जो चंद शासकों की बात करें तो सबसे पहले कीर्तिचंद, फिर प्रतापचंद, फिर भीष्मचंद। भीष्मचंद में थोड़ा सा विवाद है, कुछ इन्हें कीर्तिचंद से पहले का मानते हैं, कुछ इन्हें प्रतापचंद के बाद का मानते हैं। तो आप देख सकते हैं, फिर भी आप तीनों नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में जो भी आपको मिलता है आप उसको सही करेंगे। तो कीर्तिचंद, प्रतापचंद और भीष्मचंद को हम समकालीन मानते हैं अजयपाल का। ठीक है दोस्तों, अभी हम कीर्तिचंद और अजयपाल के युद्धों के बारे में भी इसी में चर्चा करेंगे। और अब अजयपाल ने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता है। इसका अर्थ, इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये उपनाम लगातार पेपरों में पूछे जाते हैं, तो आप इन पे भी गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले 52 गढ़ों को जीतने की वजह से इन्हें बोला गया गढ़पाल, और ये जो गढ़पाल इन्हें बोला गया वो बोला गया राय बहादुर पातीराम जी के द्वारा। तो राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को गढ़पाल की उपाधि दी। उसके अलावा इन्हें बोला गया आदिनाथ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कपू चौहान से युद्ध के बाद जब अजयपाल ने युद्ध न करने का निर्णय लिया था, उसके बाद उन्होंने नाथ संप्रदाय को अपना लिया था, तो वहीं से इनको आदिनाथ भी कहा गया है। और इसका वर्णन हमें मिलता है सावरी ग्रंथ में, जो कि एक तांत्रिक विधा का ग्रंथ है। सावरी ग्रंथ, जिसके रचयिता हैं सूरवीर सिंह। तो सूरवीर सिंह का संग्रह है सावरी ग्रंथ, जिसमें हमें पता चलता है कि अजयपाल के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? आदिनाथ। उसके अलावा इन्हें बोला गया है अशोक, गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं। तो जब कपू चौहान से युद्ध के बाद तो कलिंग की युद्ध के बाद अशोक ने जिस प्रकार से अपने शस्त्र त्याग दिए थे, उसी प्रकार गढ़वाल में जब उप्पू गढ़ पे जब अजयपाल ने विजय प्राप्त की, तो उसके बाद से उन्होंने भी शस्त्रों का त्याग कर दिया, युद्ध न करने का निर्णय लिया। इसीलिए उन्हें क्या बोला गया? गढ़वाल का अशोक। अभी हम पढ़ेंगे उप्पूगढ़ के बारे में भी। उसके अलावा इन्हें एक नाम और दिया गया है पूर्वादेव। उसके अलावा इन्हें बोला जाता है गढ़वाल का नेपोलियन। जिस प्रकार से नेपोलियन की विस्तारवादी नीति थी, उसी प्रकार से अजयपाल की भी विस्तारवादी नीति थी, तभी इन्होंने 52 के 52 गढ़ों को जीता। तो इन्हें गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। आप ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इनको एक नाम दिया गया है दैदीप्यमान नक्षत्र राजा। दैदीप्यमान नक्षत्र राजा।
तो ये इनके उपनाम है। उसके अतिरिक्त जो कवि भरत का मानवोदय काव्य है, ठीक है दोस्तों, तो जो भरत कवि हैं जो कि मानशाह के दरबारी कवि होंगे या उनके राज कवि भी कह सकते हैं, तो कवि भरत के जो मानवोदय काव्य है उसमें अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से की गई है। तो आप याद रखिएगा, किसने अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से की है, तो वो है कवि भरत। और किस काव्य में वर्णन मिलता है? मानवोदय काव्य में। ठीक है दोस्तों, और कवि भरत मानशाह के दरबारी कवि हैं या राजकवि हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम नाम आता है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स का। ठीक है दोस्तों, तो जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स के अनुसार जो हमारे अजयपाल हैं, ठीक है दोस्तों, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स के अनुसार जो अजयपाल हैं वो गोरखनाथ संप्रदाय के किसी एक पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। तो जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स के अनुसार जो अजयपाल हैं वो गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ के संस्थापक हैं, और इसका वर्णन इन्होंने किया है अपनी बुक, जो जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स की एक बुक है, गोरखनाथ एंड द कनफ्यूटाई योगीज। ठीक है दोस्तों, आप इस बुक का भी नाम याद रखिएगा, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स की बुक है। इसके अनुसार जो अजयपाल है वो गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ के संस्थापक हैं। उसके अतिरिक्त ये जानकारी कि उन्होंने गोरखनाथ पंथ को अपनाया था, तो उसमें गोरखनाथ पंथ से ही हमें दो और जो उनके धर्म ग्रंथ हैं गोरखनाथ पंथ के, एक है नवनाथ कथा और एक है गोरक्ष स्वतांजलि ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, तो नवनाथ कथा और गोरक्ष स्वतांजलि ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो किन ग्रंथों में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना गया है? तो वो है नवनाथ कथा और गोरक्ष स्वतांजलि ग्रंथ में। आई होप दोस्तों आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच हुए युद्धों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अजयपाल और कीर्तिचंद के मध्य दो युद्ध हुए हैं। आप याद रखिएगा, जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कीर्तिचंद जीता था और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो अजयपाल जीता था। तो कीर्तिचंद ने 1491 में गढ़वाल पे आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल के शासक थे अजयपाल, जिसमें कीर्तिचंद की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जब कीर्तिचंद ने गढ़वाल के काफी क्षेत्र को जीत लिया, तो अगले ही वर्ष 1492 में गढ़वाल से अजयपाल ने कीर्तिचंद पे आक्रमण किया और जो क्षेत्र उसके हाथ से चले गए थे प्रथम युद्ध में, उनको वापस जीत लिया। तो आप यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा कि चंद वंश का वो पहला शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया वह है कीर्तिचंद। और एक और क्वेश्चन, गढ़वाल का वह शासक जिसने कुमाऊं पे प्रथम आक्रमण किया वह है अजयपाल। ठीक है दोस्तों, दोनों का ही नाम याद रखिएगा। और एक पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा, जब प्रथम युद्ध में कीर्तिचंद से अजयपाल हार गए थे तो उन्होंने पनुहाल चमोली में तपस्या की थी, और इसके बाद माना जाता है कि इस तपस्या के बाद ही वो 52 गढ़ों को जीते थे एक एक करके। बहुत से गढ़ों ने अपनी जो इनकी अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी। कुछ गढ़ों में इनका युद्ध हुआ था, जिसमें से सबसे फेमस जो युद्ध है वो है उप्पूगढ़ का, कप्पू चौहान के साथ। तो अजयपाल और तो आप हम बात करते हैं कप्पू चौहान की। जो कप्पू चौहान है वो है उप्पूगढ़ के गणपति। ठीक है दोस्तों, तो कप्पू चौहान जो कि उप्पूगढ़ के गणपति हैं, उनके सेनापति हैं देबू। तो कप्पू चौहान के सेनापति थे देबू। तो जिस प्रकार से अजयपाल युद्ध करने से पहले अपने किसी दूत को उस गढ़ में भेजते थे और उस गढ़ से अधीनता स्वीकार करने के लिए कहते थे, अगर गणपति अधीनता स्वीकार कर लेता था तो वह उस पे फिर युद्ध की नीति युद्ध उसके बाद नहीं होता था। जो गणपति थे वो उसके अधीन, अजयपाल के अधीन रह के ही शासन करते थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने कप्पू चौहान के पास भी यह सुझाव भेजा, लेकिन कप्पू चौहान ने अजयपाल के सुझाव को नकार दिया। कप्पू चौहान ने अजयपाल के सुझाव को नहीं माना और कप्पू चौहान ने कहा कि हम स्वतंत्र गढ़ के गणपति हैं और हमेशा स्वतंत्र ही रहेंगे। इससे अजयपाल क्रुद्ध होता है और अजयपाल आक्रमण कर देता है कप्पू चौहान पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है।
तो जब कफू चौहान पे अजय आक्रमण करता है, अजयपाल आक्रमण करता है, तो इस युद्ध में कफू चौहान पहली बार युद्ध होता है उसमें तो कफू चौहान जीत जाता है। उसके बाद वापस अपने उप्पूगढ़ में आ जाता है। लेकिन अजयपाल फिर सभी गणपतियों के साथ मिलकर जब दोबारा आक्रमण करता है तो उसमें कफू चौहान की हार होती है। और कफू चौहान की हार होती है, कफू चौहान की गर्दन अजयपाल काट देता है। कफू चौहान की वीरता से ही प्रभावित होकर अजयपाल ने कफू चौहान के लिए कहा था, वीर तुम जीते हम हारे। इसका ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो यह भी अजयपाल के द्वारा कहे गए। किसके लिए कहे गए हैं? कफू चौहान के लिए, वीर तुम जीते हम हारे। और ध्यान रखिएगा, जब अप्पूगढ़ को अजयपाल ने जीत लिया था, उसके बाद उसने पूरे के पूरे अप्पूगढ़ में आग लगा देता है। अप्पूगढ़ में बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो सती हो जाती हैं, जौहर कर लेती हैं। अब इस त्रासदी से तुम आप उस समय का माहौल या मंजर देख सकते हैं कि कितना भयावह रहा होगा। तो जिस प्रकार से कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, उसी प्रकार से अप्पूगढ़ के युद्ध के बाद अजयपाल के हृदय में भी परिवर्तन आता है और इस युद्ध के बाद वह युद्ध ना करने का निर्णय लेता है तथा इसी युद्ध के बाद वह गोरख पंथ का अनुयायी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किस युद्ध के बाद? अप्पूगढ़ के युद्ध के बाद जो अजयपाल है उसने गोरखनाथ पंथ को अपना लिया था। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आप यहां भी याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष जो कप्पू चौहान है इनकी ही स्मृति में टिहरी के अप्पूगढ़ में हमेशा मेला लगता है। तो अप्पूगढ़ का मेला कहां लगता है? टिहरी में। किसकी स्मृति में? कप्पू चौहान की स्मृति में। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे की कहानी की ओर। तो अजयपाल ने अब लगभग सारे गढ़ों को जीत लिया है, वो शासन कर रहा है। तो अजयपाल ने 2 बार अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पवार वंश की शुरुआत चाँदपुरगढ़ से हुई थी। उसके बाद जो सोनपाल था वो भिलंग घाटी में चले जाता है और वहां पर कोई पवार वंश की स्थापना करता है। तो इस तरह 2 शाखाएं पवारों की बढ़ जाती, भिलंग घाटी में और एक चाँदपुरगढ़ में। तो अभी तक जो पवारों की राजधानी रही थी वो चाँदपुरगढ़ ही रही थी। लेकिन जो 1512 है उसमें अजयपाल राजधानी को स्थानांतरित कर देता है देवलगढ़। ठीक है दोस्तों, तो देवलगढ़ राजधानी स्थानांतरित कब की अजयपाल ने? वो की 1512 में। और 1517 में जो श्रीनगर है वहां राजधानी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अजयपाल ने 2 बार राजधानी परिवर्तित की, पहले 1512 में देवलगढ़ और 1517 में श्रीनगर। तो याद रखिएगा इन पॉइंट्स को भी। ठीक है दोस्तों, और फिर जब तक टिहरी रियासत नहीं आ जाती तब तक आप देखेंगे कि राजधानी श्रीनगर ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो देवलगढ़ है, देवलगढ़ में अजयपाल ने अपना एक महल बनाया। उसके अलावा जो पवारों की जो कुल देवी थी राजराजेश्वरी, इनकी स्थापना की। उसके अतिरिक्त इन्होंने यहाँ सत्यनाथ भैरव गुफा, क्योंकि सत्यनाथ इनके गुरु हैं तो सत्यनाथ उन्हीं के नाम पे सत्यनाथ भैरव गुफा और गौरजा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त श्रीनगर में एक भव्य राजा प्रसाद, एक राजभवन का निर्माण किया जिसे राजा प्रसाद बोल रहे हैं, और कालिका देवी मठ की स्थापना की। तो याद रखिएगा श्रीनगर में इन्होंने बनाया था राजा प्रसाद और कालिका देवी मठ, और ये देवलगढ़ में ही है सत्यनाथ भैरव गुफा और गौरजा मंदिर। इनका जीर्णोद्धार भी अजयपाल के द्वारा कराया गया। तो इन कार्यों को करने की वजह से अजयपाल को किसकी उपाधि दी गई है? महात्मा की उपाधि भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अजयपाल को महात्मा भी इन्हीं कारणों से कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया और बहुत सारे मठों का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हम सभी जो भी हमारे चैनल के अपडेट है वो उसमें अपडेट करते हैं। उसके अलावा जो PDF और जो क्वेश्चंस हैं हम वहां उनको अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे की ओर।
और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप कोई भी हमें सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी हम स्वीकार करेंगे। आप बेशक हमें सुझाव भी दे सकते हैं, कोई भी चेंजेस चाहते हैं वीडियो में वो चेंजेस भी हम करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा किसी नए टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो हम उस टॉपिक में भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, यही सपोर्ट हमें आपसे चाहिए। और ये जो भी क्लासेस हैं हम फ्री में अवेल करा रहे हैं, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, बस आपका एक सेकंड लगेगा बस चैनल को सब्सक्राइब करने में, वही समझ लीजिए हमारी गुरुदक्षिणा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। उसके अलावा अब हम जो बात करते हैं, जो अजयपाल है उन्होंने एक प्रथा स्टार्ट की थी, सरोला ब्राह्मणों की प्रथा। सरोला ब्राह्मणों की प्रथा, ठीक है दोस्तों। तो सरोला ब्राह्मणों की प्रथा, यह भी इसकी शुरुआत भी की गई है अजयपाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब सरोला ब्राह्मणों, तो अजयपाल ने सरोला ब्राह्मणों को खाना बनाने के लिए नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें नियुक्त किया गया था खाना बनाने के लिए। अब उस समय क्या बात थी कि कोई जैसे होता था, आजकल भी आप देखते होंगे गाँव में जो खाना है वो ब्राह्मण बनाते हैं। अगर खाना ब्राह्मण के द्वारा बना होगा तो उसको सब खाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली चावल के लिए होता है, जिसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में भात कहते हैं। तो अजयपाल ने कहा था कि अगर सरोला ब्राह्मणों ने खाना या चावल, जिसे बोला जाता है सूची, ठीक है दोस्तों, जो शुद्ध, तो ये भात या चावल के लिए प्रयोग होता है, जो शादी ब्याह या किसी भी फंक्शनों में बनता है, जो कि ब्राह्मण बनाते हैं, तो इसे सूची बोलते हैं। तो सरोला ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ खाना कोई भी ग्रहण कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। ठीक है दोस्तों, तो सरोला ब्राह्मणों की प्रथा जो खाने से संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों, जो खाना बनाने में भेदभाव था कि इसके हाथ का वो नहीं खाते, इसका हाथ का वो नहीं खाते, तो उसको समाप्त करने के लिए अजयपाल ने सरोला ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। तो आप ध्यान रखिएगा, जो सरोला ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया चावल या भात, इसे क्या कहा जाता है? इसे सूची कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अजयपाल ने धूलिया या धूली, ठीक है दोस्तों, धूली पाथा शुरू करा था। तो इसे बोला, ये स्टार्ट किया गया था मापन के लिए। तो उस समय मापन के अलग अलग पैमाने थे। ठीक है दोस्तों, तो मापन के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती थी। तो अजयपाल ने शुरुआत की थी धूली पाथे की, या धूलिया पाथा भी इसे बोलते हैं, जिसे अजयपाल का धर्म पाथा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि धर्म पाथे को शुरुआत किसने की थी? तो धर्म पाथा भी बनाया था अजयपाल ने। तो अजयपाल का धर्म पाथा किसे बोला जाता है? धूलिया पाथे को। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा और कुछ पॉइंट जो वन लाइनर की फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। अजयपाल ने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण कराया था। तो दुर्गों से रिलेटेड एक पॉइंट है, आप याद रखिएगा, जो जौनसार भाबर का क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, जो जौनसार भाबर का क्षेत्र है, जो कि आपको चक्राता कालसी डाकपत्र की साइड को देखने के लिए मिलेगा जब आप हिमाचल की ओर को जाते हैं या देहरादून से आगे को। तो जो जौनसार भाबर का क्षेत्र है, वहां जो दुर्ग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें टिम्बा कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि उन्हें क्या कहा जाता है? तो जौनसार भाबर क्षेत्र में दुर्गों को टिम्बा कहा जाता है। आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो गढ़ों के छोटे रूप में, अब गढ़ तो वो हो गया जहां पर वो राजा रहता है। अब राजा छोटे छोटे गढ़, मतलब गढ़ों से ही संबंधित है, छोटे छोटे जगह जगह पे छोटी छोटी, आप समझ सकते हैं कि छावनियों का निर्माण करता है, तो उन्हीं को बोलते हैं गढ़ों के छोटे रूप। तो गढ़ों के जो छोटे रूप है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम बोलते हैं कोट। उनको गढ़ों के छोटे रूप को कोट, बुंगा या थुम्बा कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो गढ़ों के छोटे रूप होते हैं उन्हें कोट, बुंगा या थुम्बा कहा जाता है। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां कोई ना कोई कोट
या फिर आपके क्षेत्र में बुंगा या थुम्बा कोई ना कोई अवेलेबल जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम पिथौरागढ़ में रहते हैं तो यहाँ पर को बहुत सारे गांवों के नाम हैं, जैसे खड़कोट, थरकोट, बलकोट, तो वैसे ही बहुत सारे कोट। तो किसी ने उस समय पे जो राजा हुआ करते थे वो इन क्षेत्रों पे छोटे छोटे गढ़ बना दिया करते थे, तो इन्हीं छोटे गढ़ों को बोला जाता था कोट, बुंगा या थुम्बा। ठीक है दोस्तों, तो इन पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। अगर हम महाभारत में देखें तो महाभारत में जो महाभारत है उसमें जो पहाड़ी लोग हैं, महाभारत में पहाड़ी लोगों को क्या कहा गया है, तो महाभारत में पहाड़ी लोगों को दो नाम दिए गए हैं। एक तो दिया गया है पाषाण योधी, एक बोला गया है पाषाण योधी। ठीक है दोस्तों, तो पाषाण योधी मतलब जो पाषाण से युद्ध करने में कुशल है। तो जो पहाड़ी लोग थे वो पाषाण से युद्ध करने में कुशल थे, इसीलिए महाभारत में उन्हें बोला गया पाषाण योधी। और दूसरा बोला गया है अश्म युद्ध विशारद, अश्म युद्ध विशारद। ठीक है दोस्तों, तो महाभारत में पहाड़ी लोगों को ये दो नाम दिए गए हैं, पाषाण योधी और अश्म युद्ध विशारद। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करिएगा, क्योंकि उत्तराखंड में क्वेश्चन कहां से, इतिहास से क्वेश्चन बड़े ही ट्रिकी क्वेश्चन आता है, आपको सभी डायमेंशन से सोचना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपके सामने पुट करें, जिससे कि पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके अतिरिक्त हम चलते हैं आगे को। अब देवलगढ़ के विष्णु मंदिर के सामने, ठीक है दोस्तों, तो देवलगढ़ का जो देवलगढ़ है वहां पर को एक विष्णु मंदिर है। देवलगढ़ के विष्णु मंदिर के सामने, तो विष्णु मंदिर है, उसके सामने अजयपाल की पद्मासन मुद्रा में, जो अजयपाल है उन्हें अजयपाल को पद्मासन मुद्रा में पालती मार के बैठे हैं तो उसे बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन मुद्रा में दर्शाया गया है, या बोल सकते हैं पद्मासन मुद्रा में उनका चित्र है। तो अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र किस जगह पे है, वो है देवलगढ़ के विष्णु मंदिर के सामने। यहां पर अजयपाल को पद्मासन मुद्रा में दर्शाया गया है। उसके अलावा हम अजयपाल के लिए एक और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, जो गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण करने वाला, जब कीर्तिचंद से ये युद्ध जीत जाता है उसके बाद गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। तो गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण करने वाला राजा, यह भी कौन है, यह भी किसके द्वारा किया गया है, यह भी अजयपाल के द्वारा किया गया है। तो यह पॉइंट भी आप याद रखिएगा। गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण किसने किया था, तो गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण भी किया था अजयपाल ने। तो आप याद रखिएगा, सरोला ब्राह्मणों की प्रथा की शुरुआत की अजयपाल ने। अजयपाल की पद्मासन मुद्रा में जो चित्रण किया गया है वो देवलगढ़ के विष्णु मंदिर के सामने है। अजयपाल ने धूली या धर्मपाते का मापन के लिए शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा महाभारत काल में जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें पाषाण योधीन या अश्म युद्ध विशारद कहा गया है। जौनसार भाबर क्षेत्र में जो दुर्ग हैं उन्हें टिम्बा कहा जाता है। उसके अलावा गढ़ों के जो छोटे रूप होते हैं उन्हें कोट, बुंगा या थुम्बा कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर और बात करते हैं अजयपाल ने और क्या क्या काम किए, कुछ वन लाइनर की फॉर्म में। और हम जानते हैं अजयपाल की सेना के बारे में, क्योंकि 52 गढ़ों को जीता था तो इसके पास एक अच्छी सेना रही होगी। और क्योंकि किसी भी राजा को अगर अपने विजय अभियान को जारी रखना है तो उसकी सेना का सकुशल या बड़ा होना जरूरी होता है। तो अजयपाल की अगर हम सेना की बात करें तो सेना में इसने क्या क्या परिवर्तन किए थे, तो अजयपाल ने जो सेना में स्टार्ट किया था, अजयपाल ने सबसे पहले तो एक केंद्रीय सेना बनाई, जैसे आजकल हमारे भारत की एक केंद्रीय सेना है, जैसे थल सेना, वायुसेना और जल, वैसे ही अजयपाल की भी एक केंद्रीय सेना थी। तो केंद्रीय सेना का निर्माण करने वाला पहला शासक, पवार वंश का पहला शासक, वो है अजयपाल। उसके अलावा इसने सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि देने का प्रावधान स्टार्ट किया था, जिस भूमि को बोला जाता था यथेष्ट भूमि। ठीक है दोस्तों, तो जो युद्ध में वीरता
युद्ध में वीरता या सैनिकों को वेतन के रूप में, सैनिकों को वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसे बोला जाता था यथेष्ट भूमि। तो युद्ध में वीरता दिखाने पे जो भूमि दी जाती थी उसे बोला जाता था यथेष्ट भूमि, या सैनिकों को वेतन के रूप में दिया जाने वाली भूमि, यह भी क्या थी, यथेष्ट भूमि। इसकी भी शुरुआत की थी अजयपाल ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आप कुछ वन लाइनर्स याद रखिएगा। जो एक वन लाइनर है कत्यूरी केंतुरा राजा। ठीक है दोस्तों, तो कत्यूरी केंतुरा राजा ने अजयपाल का सोने का सिंहासन चुराया था। अजयपाल का सोने का सिंहासन चुराया था। तो अजयपाल के सोने के सिंहासन को किसने चुराया? वो चुराया था कत्यूरी केंतुरा राजा। ठीक है दोस्तों, तो अजयपाल के सोने के सिंहासन को चुराया था कत्यूरी केंतुरा राजा ने। उसके अलावा आप एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये पूछा भी गया था और इस पे विवाद भी हुआ था बहुत सारा। तो अजयपाल का राजभवन, अभी याद रखिएगा कि अजयपाल का राजभवन, देवलगढ़ में भी हमने देखा था जो राजभवन, ये कहाँ है? देवलगढ़। तो अजयपाल का जो राजभवन है वह किस वर्ष टूटा, कब टूटा? तो अजयपाल का जो राजभवन है यह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था जब 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया था, और जब यह पूर्ण रूप से जो ध्वस्त हो गया वो हो गया था 1894 में, जब अलकनंदा में बाढ़ आई थी। आपने देखा हो, पढ़ा होगा इतिहास में। तो अलकनंदा नदी पे जब बाढ़ आई थी तो उस वर्ष यह जो अजयपाल का राजभवन है जो कि देवलगढ़ में है, यह भी पूर्ण रूप से टूट गया था। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, 1894 में अजयपाल का राजभवन टूटा था। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त जो आप एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। तो किस शासक ने अजयपाल के डर से मंदाकिनी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली? तो मंदाकिनी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, इनका भी नाम याद रखिएगा। आत्महत्या कर ली थी इन्होंने अजयपाल के भय से। तो किस शासक ने अजयपाल के डर से मंदाकिनी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली? तो यह थे दुगुम देश के गणपति नरवीर सिंह कंडारी। तो यह थे दुगुम देश, बिलोंग करते थे दुगुम देश के गणपति थे, और ये हैं नरवीर सिंह कंडारी। याद रखिएगा, नाम में तो इनके वीर है लेकिन वीरता वाला कोई काम नहीं किया इन्होंने। नरवीर सिंह कंडारी। तो नरवीर सिंह कंडारी ने अजयपाल के भय से मंदाकिनी नदी में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि अजयपाल ने जो है 1517 में राजधानी को श्रीनगर स्थानांतरित किया था। तो आप यहां से एक क्वेश्चन ये भी याद रख सकते हैं कि आधुनिक जो श्रीनगर है उसे किसने बसाया? तो आधुनिक श्रीनगर को किसने बसाया? तो आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि आधुनिक श्रीनगर को किसने बसाया था? तो आधुनिक श्रीनगर को बसाया गया था ई.के. पॉ के द्वारा। ई.के. पॉ के द्वारा। अब ई.के. पॉ ने कब बसाया? यह बसाया था 1895 में। आधुनिक श्रीनगर को ई.के. पॉ ने कब बसाया? यह बसाया था 1895 में। और ई.के. पॉ कौन थे? जिन्होंने 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है दोस्तों, ई.के. पॉ ने ही 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, तो 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी ई.के. पॉ के द्वारा, जिन्होंने आधुनिक श्रीनगर को बसाया है 1895 में। तो आप इन क्वेश्चंस को भी याद रखिएगा। उसके अलावा शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, जिन्हें हम चारण बोलते हैं, तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार
गढ़वाल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो गढ़वाल शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार मौला राम जी के द्वारा। अभी हम मौला राम जी के बारे में भी आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे, या मौला राम जी के जो एक उत्तराखंड की विभूतियां करके हम एक वीडियो सीरीज जल्दी ही शुरू करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, चाहे वो इतिहास के हों, चाहे जो वर्तमान के हैं, वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हैं, उनके लिए एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम उत्तराखंड की विभूतियों के नाम से वीडियो सीरीज होगी, जिसमें मौला राम के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अभी आप याद रखिएगा कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो गढ़वाल शब्द है, इसका प्रथम प्रयोग मौला राम जी ने 1815 में किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि गढ़वाल शब्द का प्रथम प्रयोग शिव प्रसाद डबराल के अनुसार मौला राम जी ने किया था 1815 में। ठीक है दोस्तों, मशहूर चित्रकार है, इतिहासकार है मौला राम। और शिव प्रसाद डबराल चारण, यह भी एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। तो आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे। तो पवार शासनकाल में जो सर्वोच्च, या फिर हम बोल सकते हैं कि अजयपाल के शासनकाल में सर्वोच्च पद कौन से थे? तो दो पद सर्वोच्च हुआ करते थे, एक था दीवान और दूसरा था वजीर। ठीक है दोस्तों, तो दीवान और वजीर के पद पवार शासनकाल में सर्वोच्च पद हुआ करते थे। तो अजयपाल ने प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए पट्टी तथा परगनों की व्यवस्था की थी। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि पट्टी और परगनों की व्यवस्था किस शासक के द्वारा की गई थी प्रथम बार? तो यह अजयपाल के द्वारा की गई थी, जिससे कि उनका प्रशासन सही तरीके से काम करे। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त जो अजयपाल है, उनके जो गुरु हैं वह है सत्यनाथ। अभी इनका नाम आया था सत्यनाथ भैरव गुफा, जो कि देवलगढ़ में है, जिसका जीर्णोद्धार करवाया गया था अजयपाल के द्वारा। तो गौरजा मंदिर और सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी करवाया था अजयपाल ने। तो सत्यनाथ है अजयपाल के गुरु, जिनका समाधि स्थल है देवलगढ़। उसके अतिरिक्त जो अजयपाल है, उनकी मृत्यु होती है 1519 में, और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र कल्याण शाह पवार वंश की गद्दी पर बैठता है, जो कि अगला शासक होगा 38वां शासक, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो सेशन में मजा आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें मैंने आज पढ़ाई आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आपको कोई भी अगर डाउट होता है, या कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमसे, कोई भी क्वेरी चाहते हैं, या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें इन सुझावों को दे सकते हैं। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट अंत में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसी आशा के साथ आपका पढ़ाई अच्छे से चले, आप की जल्दी नौकरी लगे, तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।